इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, पीछे की क्लास में देखें तो क्लास 12 की जो फुल साइंस चल रहा है, तो ये वन शॉट सीरीज चल रहा है। तो इसमें हम छठा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 7वें चैप्टर पे। छठे चैप्टर में हमने बात की थी कि किस प्रकार से वहाँ पे इमरजेंसी कैसे लगा। हमारे भारत में जो आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे संविधान हत्या दिवस के तौर पे उसे मनाया जाता है, और विपक्ष या फिर ये जो है राजनीति में जो है चलती रहती है, उसकी कांग्रेस की आलोचनाएं की जाती है कि इसी को लेकर, इमरजेंसी को ही लेकर कांग्रेस की आलोचनाएं की जाती है। इस सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो अपेक्स इंग्लिश क्लासेस का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दीजिए, वहाँ पे आपका सारा सिलेबस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। और प्लस में अपेक्स इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब पे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आप क्या करो तो पहले से जो वीडियो अपलोडेड है उसे आप देख सको, जो नहीं देखे हैं उसे देख सको। एक चैप्टर एक क्लास में, वन शॉट। इसमें रिवीजन के लिए आपका ये बहुत ही सही आपके रिवीजन, तो जरूर चलिए चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर क्या है? तो 7वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रीय आकांक्षाएं कहने का अर्थ क्या अर्थ हुआ? क्षेत्रीय आकांक्षाएं कहने का क्या है? क्षेत्रीय आकांक्षा तो आकांक्षाएं यानी इच्छा, चाह, जो कहो, इच्छा कहो, चाह कहो, मांग कहो, ये सब क्या है? तो आकांक्षा है। तो भारत का जो क्षेत्र है, ये भारत कि जितने भी क्षेत्र है सब क्या कर रहे थे, सबकी अलग अलग मांग थी। सबकी क्या? सबकी अलग अलग मांग थी। और हम चाह क्या रहे थे? तो हम चाह रहे थे कि भारत अखंड रहे। हम चाह रहे थे कि भारत अखंड अखंड रहे, और लेकिन क्षेत्र जो है स्वतंत्र होने की मांग कर रहे थे। और खास करके पूर्वोत्तर, पंजाब, ये सब क्या, ये सब मांग रहे थे कि हम अलग रहेंगे। पंजाब से मांग चल रही थी कि जैसे पाकिस्तान जितने भी मुसलमान थे, लगभग सभी मुसलमान पाकिस्तान बना लिए, तो ऐसे ही हम भी सिख है तो हम खालिस्तान बनाएंगे। और पूर्वोत्तर में अलगे जो है चल रहा है, कह रहा है कि हम जो है पूरा अलगे हो जाएंगे भारत से। कहे झूठों के, अगर मैप देखे तो कहाँ झूठों के हम रहे, इसे अलग हो जाते हैं। देख, इधर जो है ये सिक्किम है, इधर का ये नेपाल वाला एरिया है। भारत हो गया। तो यहाँ पे ये जो है सिक्किम है, तो इधर से मान लो ये पूरा क्या है, अलग है। इधर से पूरा अलग है, तो ये चाह रहे थे कि हम इधर से इतना हटिए जाए, अलग है, वो अपन राज्य बना दें। क्या है, झूठों के में लटकल है। 22 किलोमीटर जो है क्या चौड़ा है, ये कितना है? तो 22 किलोमीटर चौड़ा है ये, तो इसे चिकन नेक कहा जाता है। तो सब जो है ये चाह रहे थे कि हम यहाँ से हट जाए, हम भारत से अलग रहे। क्यों? बहुत सारी इसके कारण, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चल क्या रहा था, सब जो है अपन अपन अलग अलग क्षेत्र की मांग कर रहे थे ना, अलग अलग क्षेत्र की मांग कर रहे थे। तो उसके लेकर हमने क्या कदम उठाया, कैसे कैसे उसको हमने हैंडल किया, ये सब हम इसमें चर्चा करेंगे। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, इस अध्याय में, इसको देख लेते। तो पहले क्षेत्रीय आकांक्षाएं और उनसे उपजे तनाव को किन कारणों से बल मिलता है, यानी क्षेत्रीय आकांक्षाएं और उनके कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती है,
वो उसको किन कारणों से जो बल मिलता है, ये कारण क्या है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो है उत्पन्न हो रही है। भारत सरकार ने ऐसी चुनौतियों और तनावों के प्रति क्या कदम उठाए, और ये जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं ये सब जो है समस्याएं थी, इन सब को लेकर भारत सरकार ने क्या कदम उठाया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आगे हम चर्चा करेंगे लोकतांत्रिक अधिकारों और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन साधने में किस किस्म की कठिनाइयाँ आती है, कि राष्ट्रीय एकता जो है कायम रखने में हमें कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लोकतंत्र में विविधता के बीच एकता कायम करने के लिहाज से हमें क्या सीख मिलती है, लोकतंत्र में एकता कायम करने से जो है इसके जो सिद्धांत है उससे हमें क्या सीख मिलती है, हमें क्या समझना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए तो आते हैं चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षा, यानी भारत के जो क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र अपने लिए स्वायत्तता जो है मांग कर रहे हैं कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम अलग अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं और हम अपने से उसको कंट्रोल करें, हम किसी के अधीन नहीं रहे। तो ये जो है मांग चल रही थी। तो अगर हम देखें क्षेत्रीय आकांक्षा है तो इसको लेकर तनाव जो है शुरू से चल रहा है। जब हम आज़ाद हुए थे, ब्रिटिशर्स जो है ये जो अंग्रेजों है छोड़े थे हमें, उसी समय से हमें ये तनाव जो है चल रहा था, और इसी तनाव के कारण भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान अलग राज्य बना। तो ये तो हमें शुरू से ये तनाव देखने को मिल रहा है। 1947 से ही देश का विभाजन हुआ, फिर विभाजन हुआ तो विस्थापन स्वाभाविक है, विस्थापन हुआ और उसको देखकर हमने क्या किया, तो उसको देखकर हमने रियासतों का विलय किया, जितने भी प्रांत थे उन सब प्रांत को हमने एक किया और पुनर्गठन किया। तो ये जो है तनाव है ये शुरू से देखने को मिल रहा है 1947 से। आज़ादी के समय जो है कश्मीर मामला हमें देखने को मिला कि कश्मीर में क्या चल रहा था। हरि सिंह कह रहे थे कि हम स्वतंत्र रहेंगे, जनता कह रही थी कि हम भारत के साथ रहेंगे, कुछ जनता कह रही थी कि हम उधर जाएंगे, अधिकांश जनता कह रही थी कि भारत के साथ रहेंगे। लेकिन वहाँ के जो महाराजा थे हरि सिंह, वो कह रहे थे कि हम अलग एक राज्य बनाएंगे, अलग राज्य बनाएंगे। पाकिस्तान कह रहा था कि जहाँ यहाँ पे ज़्यादा क्या है, मुस्लिम है, तो ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। तो ये जो कश्मीर मामला है सब तनाव जो शुरू से ही हमें देखने को मिल रहा है। पूर्वोत्तर के कुछ भाग भी विलय से असहमत थे। पूर्वोत्तर में क्या चल रहा था, पूर्वोत्तर को हमने क्या कर लिया था, विलय तो कर लिया था, निजाम जो है वो आ तो गए थे, लेकिन जनता जो है असहमत थी। मणिपुर को अगर हम देखें तो मणिपुर का विलय हो गया था, मिजोरम का विलय हो गया था, लेकिन उधर की जो जनता है, जनता में असंतोष थी, जनता नहीं चाह रही थी कि हम भारत में शामिल हो। दक्षिण में क्या चला, तो दक्षिण में द्रविड़ आंदोलन चला कि हम एक अलग राज्य बनाएंगे, खालिस्तान का निर्माण करेंगे, और इन सब को लेकर दक्षिण में जो द्रविड़ आंदोलन है उसको नेतृत्व कर रहे थे पेरियार। ये जो अलगाववाद है, अलगाववाद क्या है, तो ये तो हमने शुरू में जो क्षेत्रीय आकांक्षा है, तो तनाव जो है ये शुरू से चलता आ रहा है, इसकी चर्चा कर ली। अब हम चर्चा करते हैं अलगाववाद जो ये शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। अलगाववाद यानी सिंपल सा अलग होना। तो अलग होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। या तो आप हमसे अलग कब होइएगा, आपको हमारा व्यक्तित्व अच्छा नहीं लगेगा तब आप हमसे अलग होना चाहिएगा, या फिर कुछ गलत हमने आपके साथ किया होगा तब आप हमसे अलग होना चाहिएगा। तो इसी अलगाववाद जो है इसके कई अवधारणाएं हो सकती है, कई कारण हो सकते हैं अलग होने के। तो पहली तो यही कि जब कोई क्षेत्र अलग प्रांत या राज्य की मांग करता है, यानी कि वो चाह रहा है कि हम अलग हो जाए। तो जब कोई क्षेत्र अलग प्रांत या राज्य की मांग करे, समझ जाओ कि वो अलग होना चाह रहा है। राजनीतिक रूप से पृथक, यानी वो सब कुछ साथ है लेकिन राजनीतिक तौर पे वो हमसे अलग है, तो उसे भी हम अलगाववाद कह सकते हैं। स्थानीय या जनजातीय पहचान हावी हो, कि स्थानीय या जनजातीय पहचान हावी हो जाए तो वहाँ पे भी अलगाववाद को ये जन्म देता है। जैसे कि कहे यहाँ पे है तो ये कहेगा कि हम जो है पंजाबी है, हम गुजराती है, हम जो है पंजाबी है, हम राजस्थान के हैं, हम गुजराती हैं।
तो ऐसे स्थानीय अगर देखा जाए तो ऐसे फिर एक क्या एक दूसरे को अलग कर रहा है, स्थानीय तौर पे एक दूसरे को अलग कर रहा है। ये कहेगा कि हम यूपी के हैं, हम मध्य एमपी के हैं। तो ऐसे स्थानीय तौर पे भी अगर देखें तो ये जो है क्या, तो स्थानीय या फिर जातीय पहचान, जातीय पहचान कहेगा कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हम सिख हैं। तो ये सब क्या करता है, ये सब अलगाववाद की भावना को जन्म देता है। तो अगर जिसके ऊपर जाति हावी हो जाए या फिर स्थानीयता जो है हावी हो जाए तो वो अलगाववाद के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। या फिर सांस्कृतिक व भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर भी कि हमारी संस्कृति अलग है, उसकी संस्कृति अलग है, तो इससे अच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं। या फिर भाषा के आधार पे, और आपने देखा भी होगा कि भाषा के आधार पे कैसे राज्यों का निर्माण हुआ था। तो भाषा के आधार पे भी अलग राज्यों की मांग की जा सकती है। तो अलग राज्यों की मांग किस आधार पे की जा सकती है, तो राजनीतिक तौर पे या फिर स्थानीय या फिर जाति पहचान के तौर पे, और सांस्कृतिक या भाषा के आधार पे। तो इस आधार पे हम अलग राज्यों की मांग, अलगाववाद की मांग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जो जम्मू कश्मीर का समस्या था, क्या समस्या था। हालांकि इसकी चर्चा हम पीछे जब पढ़े चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी उसमें उतना डिटेल में चर्चा किताब में नहीं था। हम तो चर्चा किए थे, किताब में नहीं था, और यहाँ पे किताब में चर्चा है डिटेल में। चलिए, तो जम्मू कश्मीर जो है ये यहाँ की समस्या क्या थी। तो पहले तो जम्मू कश्मीर में महाराजा था। जम्मू कश्मीर एक प्रांत था भारत का। तो जम्मू कश्मीर में महाराजा को कहा गया कि तुम अगर चाहो तो भारत में रहो या फिर पाकिस्तान में रहो, और नहीं तो तुम स्वतंत्र रह सकते हो। तीन उसे ऑप्शन दिया गया। तो उसने क्या चुना, उसने चुना कि हम स्वतंत्र रहेंगे। क्या रहेंगे, तो स्वतंत्र, स्वतंत्र रहेंगे और अलग एक राज्य बनाएंगे। अलग राज्य बनाएंगे, अलग राज्य बनाने का भूत सवार था उसके ऊपर कि हम राज करेंगे, राजा बनेंगे, महाराजा है, राजा बना रहेंगे। तो और ये चाह रहा था कि हम स्वतंत्र रहें। लेकिन हुआ क्या, तो उतने में ही पाकिस्तान सोचा कि यहाँ पे क्या है, भारत में तो मिलेगा नहीं, पाकिस्तान में मिलेगा नहीं, ये सोच रहा है कि हम स्वतंत्र रहे, तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे मुस्लिम की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक ठाक है, तो इसलिए हम पाकिस्तान में मिला लेते। पाकिस्तान में मिला लेते सोचकर पाकिस्तान ने उस पर हमला कर दिया। हमला कर दिया तो ये आया भारत के पास कि हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए। तो भारत ने कहा, सरदार पटेल ने कहा कि पहले आप हस्ताक्षर कीजिए कि आप भारत में शामिल हो रहे हैं, भारत में जो है शामिल हो रहे हैं, तो आप पहले एग्रीमेंट साइन कीजिए, फिर हम आपका मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो एक हुआ, साइन भी किया, सहमत हुआ, और उसके बाद भारत ने क्या किया, भारत ने जो है जवाबदेही हमला जो है शुरू कर दिया। यहाँ पे पाकिस्तान के जो सैनिक है वो सब आ गए थे यहाँ तक आ गए थे। भारत यहाँ से गया, इसको मारते मारते यहाँ तक पहुँचा दिया, तो उसके बाद ये मामला चल गया, यूएनओ में चल गया। तो यूएनओ में चल गया तो वहाँ पे कहा गया कि जनमत संग्रह कराइए कि जनता जो चाहेगी वही होगा। कहा जाता है कि नेहरू ने क्या किया था कि नेहरू का मन था तो यूएनओ में लेके चला गया, ये मामला, और फंस गया मामला, नहीं तो हो जाता सही। लेकिन ये जो है सिर्फ नेहरू नहीं चाह रहे थे, नेहरू की जो है अपनी इच्छा नहीं थी ले जाने की, उसके पीछे कई कारण थे उसके पीछे। और समस्या ही ऐसी थी कि उस समय साधन भी उतना ज्यादा नहीं था। तो ऐसे में यूएनओ में ले गया गया ये मामला, तो वहां पे कहा गया कि जनमत संग्रह कराइए। तो जनमत संग्रह कराइए कहा गया, तो भारत सहमत था कि हम जनमत संग्रह कराएंगे, जो जनता चाहेगी वही होगा। लेकिन पाकिस्तान बोल रहा था नहीं, ये जनमत संग्रह कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान मुस्लिम क्षेत्र है और कश्मीर में भी मुस्लिम है, तो इसलिए कश्मीर भारत का हिस्सा होना चाहिए। ये जो कश्मीर जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। ये पाकिस्तानियों का काम है कि वहाँ भी मुस्लिम है, यहाँ भी मुस्लिम है, तो वहाँ
उसको यहाँ बुला लो, इसमें शामिल कर लो। तो कह रहा कि ये क्या होगा, तो ये पाकिस्तान का हिस्सा आ जाएगा, पाकिस्तान का काम। और तो उस समय भारत ने क्या किया, भारत तैयार था कि जनमत संग्रह कराओ, लेकिन पाकिस्तान तैयार नहीं था। और फिर बाद में 2002 में 2002 में यहाँ पे क्या किया, पाकिस्तान बोल रहा है कि चलो अब जनमत संग्रह करा लेते हैं। देखो बात कब की है, 47-48 की। और कह कब रहा है कि अभी 2000 में कि अब जनमत संग्रह करा लेते हैं। तो भारत बोल रहा है कि हम तोरे जैसन बकलोल है कि हम तुम्हारे जैसा ही बकलोल है, उतने साल में तुम्हारी जो है आर्मी यहाँ रह रही है, यहाँ पे जो है तुम्हारे आतंकवादी आते जाते रहते, तो इसमें तुमने क्या कर लिया, तो आपने ब्रेन वॉश कर दिए होंगे, वहाँ की जो जनता है उसको अपनी तरफ जो है अपनी तरफ ले आए होंगे। तो ऐसे में क्या होगा, वो आपका ही पक्ष लेगा। तो इससे अच्छा है कि नहीं, हम ये एरिया हमारा था, हमारा ही रहेगा, हम कोई जनमत संग्रह कुछ भी नहीं कराएंगे, हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, ये कह दिया, ये कह दिया। और कोई जनमत संग्रह नहीं होगा। फिर बात आई 1971 की। तो 1971 में इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, तो उन्होंने पाकिस्तान को 2 भागों में तोड़ दिया, अपनी जो है पूरी 2 भागों में तोड़ दिया। तो उससे क्या हुआ, उस समय मौका था कि ये जो पीओके है उसे हम पाकिस्तान से वापस ले लें, पीओके को पाकिस्तान से वापस ले लें। लेकिन उस समय ये नहीं किया गया। किया क्या गया, तो किया गया कि ये जो पाकिस्तान है उसके जो सैनिक यहाँ पे रह रहे हैं पीओके में, और यहाँ पे पीओके की इधर जो भारत के सैनिक रह रहे हैं, तो ये कभी उधर चले जाते हैं, कभी वो इधर चले जाते हैं घूमने फिरने में। तो ऐसे जो है क्या, तो ये दिक्कत हो जाती है, कभी वो इधर चले आए, सीमा का पते नहीं चलता है, बॉर्डर का पते नहीं चलता, तो कभी वो इधर आ गए, वो उधर आ गए, तो ऐसे में सही नहीं होता। तो ये कहा गया, तो उस समय देखो करना क्या चाहिए था, किया करना चाहिए था कि पूरा जो है पीओके वो भारत में शामिल हो जाए, उसको हटाओ वहां से पाकिस्तान को। लेकिन क्या क्या गया कि ये जो एरिया है पीओके का, तो यहाँ पे एक लाइन जो है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है यहाँ पे सीमांकन किया गया, इसका सीमांकन किया गया कि ये इधर से जो है पीओके हो गया और इधर भारत, पीओके है भारत का हिस्सा, वो पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है, तो कर लेना चाहिए था कि वो भारत में ही शामिल हो जाए। लेकिन किया क्या हमने, तो उसको जो है एक सीमांकन कर दिया, उसका पीओके का सीमांकन कर दिया। तो यही जो है लास्ट जो है चांस था अभी भी, तो अभी उसके लिए बहुत लफड़ा करना पड़ेगा। लेकिन ये जो है आसानी से आ जाने वाले जो है चांस वही था लास्ट, कोई टेंशन नहीं। उसके सैनिक यहाँ पे कब्जे थे, कब्जा किया गया था सैनिकों पर, और सैनिक यहाँ पे बंदी बनाए गए थे। तो ये कहा जाता है कि आप पीओके को छोड़ो, आपके सैनिक को छोड़ते, सब छोड़ देते। लेकिन किया क्या गया, चलो चलिए। तो समस्या क्या है, तो समस्या यही है कि महाराजा हरि सिंह चाह रहे थे कि हम स्वतंत्र रहें, लेकिन पाकिस्तान चाह रहा था कि मुसलमान अधिक है इसलिए ये पाकिस्तान में शामिल हो जाए। स्थानीय लोग क्या चाह रहे थे, तो स्थानीय लोग चाह रहे थे कि हम नहीं, हम पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगे, हम कश्मीरी है और हमारी पहचान कश्मीरी होनी चाहिए, या फिर हमारी कश्मीरियत होनी चाहिए पहचान, कि कश्मीर की भूमि से हमारी पहचान हो, हम यही चाहते, हम किसी भी क्षेत्र में शामिल नहीं होना चाहते। तो स्थानीय लोग चाह रहे थे कि हमारी पहचान कश्मीरी के तौर पे हो या फिर कश्मीरियत के तौर पे। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में क्या हुआ, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। और इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि हम महाराजा से छुटकारा पाए, ये जो महाराजा है हरि सिंह, इससे हम छुटकारा पा लें, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था। पाकिस्तान में शामिल होने के विरुद्ध थे ये भी, पाकिस्तान में भी शामिल होने के विरुद्ध है, और
महाराजा से भी छुटकारा पाना है, यानी लोकतंत्र चाहिए, सिंपल सी बात ये। और एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था। कांग्रेस के साथ इसका लंबा संबंध था जो है शेख अब्दुल्ला का। 1948 में शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री बना। ये जो शेख अब्दुल्ला है उसका संबंध नेहरू के साथ साथ कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ अच्छा संबंध था। तो 1948 में शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री बना। देखो प्रधानमंत्री बना, आप कहोगे कि जो है देश का पीएम बन गया ना, नहीं, देश का पीएम नहीं बना, प्रधानमंत्री। वहां पे जैसे सीएम अभी बोलते हैं तो वहां पे सीएम नहीं बोला जाता था, प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। उसे जो है बाद में संशोधन किया गया संविधान में और फिर प्रधानमंत्री के शब्द को चेंज किया गया। चलिए, तो पहले प्रधानमंत्री ही बोला जाता था मुख्यमंत्री को जम्मू कश्मीर। कश्मीर में जो है, चलिए, आंतरिक व बाह्य झगड़े उस समय चल क्या रहा था, तो बाहर से भी झगड़ा अंदर से भी झगड़ा। भारत में बाहर से भी झगड़ा अंदर से भी झगड़ा। बाहर से झगड़ा क्या, तो बाहर से जो है आक्रमण की जो है संभावनाएं थी, और अंदर से क्या कि हमारे ही क्षेत्र जो है हमसे ही अलग होने की मांग कर रहे हैं, हमारे ही क्षेत्र हमसे ही अलग होने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है, तो पाकिस्तान धावा बोल रहा है, हमला कर रहा है। कश्मीर की घाटी पाकिस्तान को, ये जो कश्मीर की घाटी है ये पाकिस्तान का क्षेत्र होना चाहिए, ये पाकिस्तान की मांग है कि ये कश्मीर की जो घाटी है पाकिस्तान का क्षेत्र होना चाहिए। जिस क्षेत्र पर नियंत्रण किया उसे आजाद कश्मीर कहा। पीओके पे कब्जा किया और इसे कहा क्या, इसे कहा आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर का आजाद कश्मीर कहा। तो वहां पे क्या लागू कर दिया गया, आर्टिकल 370 71। 70 ये कहता है कि वहां पे विशेष राज्य का दर्जा उसे दिया जाए। विशेष राज्य का दर्जा यानी जो उसका एक अलग संविधान होगा, वहां की जो है उसे एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, उसका अलग संविधान होगा, सब कुछ अलग होगा उसका। जैसे भारत के अन्य जो है राज्य है वैसे व्यवहार उसके साथ नहीं किया जाएगा, इसे विशेष राज्य माना जाएगा। क्या, विशेष राज्य। विशेष राज्य, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। कश्मीरी लोगों की मांग क्या थी, तो कश्मीरी लोग इससे सहमत नहीं थे। कश्मीरी लोगों की मांग क्या थी, कश्मीरी लोग चाह रहे थे कि यहाँ पे जनमत संग्रह कराया जाए, जनमत संग्रह कराया जाए, पर्याप्त स्वायत्तता इसे दी जाए, इसे जो है पर्याप्त स्वायत्तता दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए। और बाकी हिस्सों की तरह भारत के और भी जो एरिया है और भी जो राज्य है जहाँ पे लोकतंत्र स्थापित है, वैसे ही यहाँ पे भी लोकतंत्र हो, ना कि राजा को बैठा दिए हम राजा को बैठा दिए। तो ऐसे भी यहाँ पे भी लोकतंत्र स्थापित हो, ये जनता की मांग थी। 1948 से राजनीति, 1948 से राजनीति किस प्रकार से रहा कश्मीर में, कश्मीर में 1948 से किस प्रकार की राजनीति रहा। तो 1948 की बात करें तो पहले तो शेख अब्दुल्ला 1948 में क्या पीएम बने, वही सीएम को पहले पीएम बोला जाता था कश्मीर में, तो पीएम बने शेख अब्दुल्ला। ये भूमि सुधार पे इन्होंने काम किया, केंद्र के भूमि सुधार पे काम किया, तो इसको लेकर केंद्र के साथ इसका मतभेद हो गया। केंद्र के साथ मतभेद हो गया तो शेख अब्दुल्ला को 1953 में क्या कर दिया गया, तो इसे पद से हटा दिया गया और कई वर्षों तक कैद में रखा गया, कैद में रखा गया। फिर 1953 से 74 में कांग्रेस की नीति जो है ये प्रभावित रहा। कांग्रेस की एक पार्टी वो कश्मीर में थी, वो वहां पे अपने प्रभाव को सही कर रही थी, अपना प्रभाव जो है डाल रहे थे वहां की कश्मीरी लोगों पे। तो 1953 से 74 तक कांग्रेस की नीतियों का प्रभाव रहा वहां पे। 1965 में क्या हुआ, तो 1965 में जम्मू कश्मीर के संविधान में परिवर्तन हुआ। जम्मू कश्मीर के संविधान में परिवर्तन हुआ और अब जो है क्या होगा, तो अब सीएम को सीएम ही कहा जाएगा, ना कि पीएम जैसे पहले कहा जाता था। ये नहीं, अब सीएम सीएम ही कहलाएगा, मुख्यमंत्री कहलाएगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा। प्रधानमंत्री केंद्र में है तो प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। पहले मुख्यमंत्री मोहम्मद सादिक बने। देखो पहला प्रधानमंत्री कौन बना, तो शेख अब्दुल्ला कश्मीर में, और पहला मुख्यमंत्री, ऐसे भी था मुख्यमंत्री लेकिन कहा जाता था उसे प्रधानमंत्री।
और पहला मुख्यमंत्री कौन बना? तो मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक 1974 में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच जो है क्या समझौता हुआ। समझौता हुआ तो शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए। समझौते में दोनों जो है एक दूसरे की बातों से सहमत हो गए, तो शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जो पहले थी पार्टी शेख अब्दुल्ला की, वो पुनः जो है जीवित हो गया। 1977 विधानसभा चुनाव में बहुमत मिला शेख अब्दुल्ला को, और 1982 में निधन हो गया इसका। जब इसका निधन हो गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व इसके बेटे फारूक अब्दुल्ला के पास चला गया। फारूक अब्दुल्ला के पास चला गया, और हमारे जो क्षेत्र है उसमें सशस्त्र विद्रोह चल ही रहा था। सशस्त्र विद्रोह चल रहा था कि 1987 में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें फारूक अब्दुल्ला जीत गया। तो फारूक अब्दुल्ला जीता तो कहा गया कि ये जो फारूक अब्दुल्ला है, इसका चुनाव प्रक्रिया जो है इसमें कुछ गड़बड़ी की गई, यानी ये ईमानदारी से चुनाव न जीता है, बेईमानी करके जीता है। तो इस पे राज्यपाल ने क्या किया? राज्यपाल ने इसको पद से हटा दिया। पद से हटा दिया और चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी माना गया, तो इस आधार पे उसे पद से हटा दिया गया। और 1989 में उग्रवादी आंदोलन शुरू हो गया। 1989 में क्या हुआ? तो उग्रवादी आंदोलन शुरू हो गया। उग्रवादी आंदोलन 1989 में शुरू हो गया। अब देखते हैं हम 2002 के बाद, 2002 और उसके आगे कैसी राजनीति चली कश्मीर में। तो 1948 में कैसा राजनीति चला है हम देख लिए। उन्नीस में कैसा राजनीति चला देखिए कि पहले शेख अब्दुल्ला शासक बनते हैं, वो पीएम बनते हैं। शेख अब्दुल्ला का केंद्र के साथ विवाद होता है, तो विवाद में उसे पद से हटा दिया जाता है और उसको बंदी बनाकर कई वर्षों तक कैद में रखा जाता है। फिर उसके आगे जो है सीएम बनते हैं क्या, तो उसके आगे फिर पीएम बनता है कौन? तो उसके आगे फिर पीएम आपका मोहम्मद सादिक, तो उसे सीएम कहा जाता है, उसे पीएम ना कहा जाता है, उसे सीएम कहा जाता है। और बाकी दिनों में कांग्रेस का ही प्रभुत्व जो है चल रहा था कश्मीर। फिर मोहम्मद सादिक बनते हैं, उसके बाद फिर इंदिरा के साथ समझौता होता है अब्दुल्ला का, तो फिर अब्दुल्ला सीएम बन जाते हैं। सीएम बन जाते हैं, फिर उसकी निधन हो जाती है, तो निधन के बाद उसके पुत्र फारूक अब्दुल्ला बनते हैं, जिसको ये आरोप लगाया जाता है कि इसका जो चुनावी प्रक्रिया रही ये सही नहीं रही, और इस आधार पे राज्यपाल ने उसको पद से हटा दिया। पद से हटा दिया। अब 2002 के में और उसके आगे कैसे जो है राजनीति चली, तो गठबंधन समझौते के अनुसार मुफ्ती मोहम्मद पहले 3 वर्ष तक सरकार की मुखिया रही। 2002 में अगर देखें तो इस समय क्या चल रहा था, इस समय हम बोले कि 2002 में क्या चल रहा है, दो हजार दो में क्या चल रहा है, तो 2002 में पाकिस्तान बोल रहा है कि अब जनमत संग्रह कराओ। पहले तुम कह रहे थे कि कराओ, अभी हम कह रहे हैं कि जनमत संग्रह कराओ। तो पाकिस्तान बोल रहा था कि जनमत संग्रह कराओ, तो चल रहा। तो ये 2002 और उसके आगे क्या हुआ कि गठबंधन की जो है समझौते के अनुसार ये तय किया गया कि मुफ्ती मोहम्मद पहले 3 वर्ष तक, यानी लगातार 3 वर्ष तक ये सरकार की मुखिया रहेगी। मुफ्ती मोहम्मद सरकार की मुखिया रहेगी। कांग्रेस से फिर खड़ा किया गया किसको, तो गुलाम नबी को खड़ा किया गया। गुलाम नबी को खड़ा किया गया, और 2008 में राष्ट्रपति शासन के कारण इसका कार्यकाल अधूरा रह गया। ये गुलाम नबी का कार्यकाल अधूरा रह गया क्यों? क्योंकि 2008 में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। 2009 में क्या हुआ, तो 2009 में सत्ता उमर अब्दुल्ला के पास चला गया। उमर अब्दुल्ला के पास सत्ता चला गया। 2014 में मिलीजुली सरकार बनी। मिलीजुली सरकार बनी यानी मुफ्ती मोहम्मद और बीजेपी दोनों मिलाकर सरकार बनाया, और सत्ता में रही कौन, तो मुफ्ती मोहम्मद सत्ता में रही। मृत्यु के बाद, जब मुफ्ती मोहम्मद की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद उसकी पुत्री जो है महबूबा मुफ्ती इस शासन में।
ये राजनीति में आई महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती के बाद क्या हुआ? तो महबूबा मुफ्ती 2016 में राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री रही। सबको याद रखिएगा कि पहले सीएम कौन रहे, पहली राज्य की महिला मुख्यमंत्री कौन रहे, पहले पीएम कौन रहे। 2018 में क्या हुआ? तो 2018 में बीजेपी ने जो समर्थन दिया था, समर्थन अपना छीन लिया। समर्थन ले लिया तो सरकार गिर गई। सरकार गिरेगी तो समय ये चला जाएगा, कैसे संभालना किसको है, तो ये सब निर्णय लेंगे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ने क्या किया? राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। वहां पे 5 अगस्त 2019 को 370 हटा दिया गया। विशेष राज्य का जो दर्जा था वो हटा दिया गया। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ये जो अधिनियम है उसके द्वारा हटाया गया। और राज्य जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। अब देखते थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं द्रविड़ आंदोलन। जो द्रविड़ आंदोलन है इसकी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। तो द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो नेतृत्व कर रहे थे ये जो पेरियार जी हैं, रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर, इसे पेरियार कहा जाता है। पेरियार ये नेतृत्व कर रहे थे द्रविड़ आंदोलन का। द्रविड़ आंदोलन का नारा क्या था? नारा इसका था कि उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण ये जो दक्षिण है ये हर दिन घटता जाए। यानी उत्तर में संसाधनें मिल रही है, जो उसकी इच्छा है वो पूर्ति हो रही है, लेकिन दक्षिण में क्या है कि दक्षिण में कोई सुनवाई नहीं, बातें न कोई सुन रहा कि उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण हर दिन घटता जाए। ये नारा दिया गया इस आंदोलन का, द्रविड़ आंदोलन का। एक स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र बनाने की इच्छा व्यक्त की गई। इच्छा क्या थी इसकी आंदोलन की? कि एक स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र का निर्माण हो। नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो नेतृत्व कर रहे थे रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर कर रहे थे। द्रविड़ इन्होंने क्या किया? तो द्रविड़ कसगम पार्टी का स्थापना किया। इस पार्टी का उद्देश्य क्या था? तो ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध। ये जो ब्राह्मण है वो उनका जो दबदबा है उसको खत्म करना है, ब्राह्मणों का दबदबा खत्म करना है, ये उद्देश्य था इसका। राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व को नकार दिया इसने। ये जो है राजनीतिक, सांस्कृतिक और जो आर्थिक है, ये जो आपकी नीति है, हम इसमें भाग नहीं लेंगे। मांग क्या थी? कि मूल नाम बना रहे द्रविड़, जो मूल नाम है बना रहे। स्कूली पाठ्यक्रम में तमिल संस्कृति को भी बढ़ावा मिले। ये जो तमिल संस्कृति है उसको स्कूली किताबों में छापा जाए और उसके माध्यम से बच्चों को तमिल संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाए। 1965 में ये जो हिंदी राजभाषा बनाने का जो चल रहा था कानून, उसका विरोध किया गया, उसका विरोध किया गया। तो ये चाह क्या रहे थे? ये चाह रहे थे कि एक अलग द्रविड़ राज्य का निर्माण हो। पंजाब में क्या चल रहा था? तो पंजाब का अगर राजनीतिक संदर्भ देखें तो पंजाब की राजनीति कैसी चल रही थी उसमें? तो 1920 में जो है अकाली दल का गठन हो गया था पंजाब में। अकाली दल पंजाबी जो है सूबा का गठन हो गया था 1920 में ही। सिख बहुसंख्यक है वहां पे, पंजाब में सिख बहुसंख्यक है। 1967 से 77 में गठबंधन सरकार पंजाब में बनी। गठबंधन सरकार बनी 1967 से 77, गठबंधन सरकार बनी। पंजाबी सूबा की संकल्पना कमजोर होने लगा। ये जो पंजाबी सूबा है उसकी संकल्पना कमजोर हो जाने लगा। इसके कारण क्या थे? तो कारण यही कि आपके हारने के पीछे कारण यही कि आपके अपने ही आपको सपोर्ट नहीं करते। यही कारण मेन कि आपके अपने ही आपके खिलाफ चले जाते, इस कारण आप। तो ये कमजोर हो गया किस कारण? क्योंकि इसके अपने ही इनको साथ नहीं दे रहे थे।
उनकी सरकार को केंद्र ने क्या किया, केंद्र ने कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हटा दिया, पहले ही बर्खास्त कर दिया। कार्यकाल है 5 साल का और 5 साल से पहले हम इसको हटा दिए, तो क्या कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अकाली दल को पंजाबी हिंदुओं का समर्थन नहीं मिला, पंजाब में कर रहा है सब कुछ आंदोलन, और पंजाब में जो हिंदू है उसका सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या हुआ? कुछ नहीं। सिख समुदाय भी जाति और वर्ग में बटे हुए थे। ये जो सिख समुदाय है ये भी जाति और वर्ग में बटे हुए थे, सिख भी जाति और वर्ग में बटे हुए थे, तो इस कारण वो भी इसका समर्थन नहीं कर पाए। कांग्रेस को अकाली दल से ज्यादा समर्थन प्राप्त था, तो इस कारण जो है पंजाबी सूबा की संकल्पना कमजोर हो गई, कमजोर हो गई। 1970 का ये जो दशक है ये पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग कर रही थी। 1970 में पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग की जा रही थी, स्वायत्तता की मांग की जा रही थी। 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया गया, और इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की जा रही, इसके द्वारा क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की जा रही थी। केंद्र राज्य संबंध जो है पुनर्परिभाषित हो, सिख वर्चस्व हो, अलग सिख राज्य की मांग हो। इसकी मांग क्या थी? तो पहले तो क्षेत्रीय स्वायत्तता की प्राप्ति, दूसरा केंद्र राज्य का संबंध पुनर्परिभाषित हो, सिख वर्चस्व रहे। जैसे ब्राह्मणों का दबदबा की विरोध चल रहा था उसके द्रविड़ द्वारा, वैसे ही चल रहे थे, ये चाह रहे थे कि सिखों का वर्चस्व कायम रहे, और अलग सिख राज्य की मांग, अलग सिख राज्य की मांग। 1980 में अकाली दल का सरकार बर्खास्त हुई, अकाली दल का सरकार 1980 में बर्खास्त हो गया, तो किया क्या अकाली दल ने? तो अकाली दल ने पंजाब तो पंजाब और पड़ोसी राज्यों के बीच जो है पानी के बंटवारे के मुद्दे पर आंदोलन चलाया, पानी के बंटवारे के मुद्दे को लेकर आंदोलन चलाया। कुछ चरमपंथी तबकों ने क्या किया? तो कुछ चरमपंथी तबकों ने कहा कि हम अलग राज्य खालिस्तान का निर्माण, खालिस्तान की मांग कर रहे थे। खालिस्तानी षड्यंत्र जो है कि इनसाइड स्टोरी एक किताब जो है, इसमें इंदिरा गांधी के द्वारा जो बोली गई बातें हैं उसको वर्णित किया गया। पंजाब का जो स्वर्ण मंदिर है वो आप लोगों ने देखा है, वो आप लोगों ने देखा है क्या? इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपने नहीं देखा, जाकर नहीं देखे हैं तो मोबाइल में देखे, लेकिन देखे जरूर। तो पंजाब का जो स्वर्ण मंदिर है इसकी कहानी कुछ दिलचस्प कहानी है, कुछ अलग कहानी, तो इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं, इसकी कहानी कैसे। तो इंदिरा गांधी की सरकार के समय में क्या चल रहा था कि आतंक, ये जो है क्षेत्र में ही अलग राज्य की जो है मांग की जा रही थी, अलग राज्य की मांग की जा रही थी, तो इसको लेकर उग्रवादियों ने क्या किया? उग्रवादियों ने इसको लेकर आंदोलन करना शुरू कर दिया। और पहले तो आंदोलन किसके पास था? तो पहले आंदोलन था उदारवादियों के पास। उदारवादी यानी वो सैद्धांतिक तौर पे मांग कर रहे थे कि हम आपके जो नीति बनाए गए, आपके जो सिद्धांत है, हम उसी के आधार पे हम आपसे मांग करेंगे। और उग्रवादी क्या होता है? तो उग्रवादी यानी लाठी डंडा के बल पे जो है हम जो चाहना है, जो लेना है हम प्राप्त कर सकते। तो उदारवादी से जो है उग्रवादी के हाथ में चला गया आंदोलन। तो आंदोलन चला गया तो उसने क्या किया कि उग्रवादियों ने अपना ठिकाना स्वर्ण मंदिर को बना लिया। ये जो गोल्डन टेम्पल है पंजाब का, उसको अपना ठिकाना बना लिया, उसको अपना ठिकाना बना लिया, और वहां से जो है अपने अपने जो है महत्वाकांक्षा है उसको अंजाम देने लगे वहां से। तो वहां से अंजाम देने लगे, तो इसको रोकने के लिए सरकार ने वहां सेना भेजी। तो सरकार ने सेना भेजी, तो सेना मंदिर में गए, मंदिर में गए तो वहां पे जो उग्रवादी है उन सब से जो है
युद्ध हुआ तो उसमें क्या हुआ, तो उसमें मंदिर को क्षति पहुंची। मंदिर को क्षति पहुंची तो इसको लेकर अब सिख समुदाय के अंदर जो है उनके मन को गहरा ठेस लगा। गहरा ठेस लगा कि ये इन्होंने हमारे देवता के, जो हमारे आराध्य जो है उनकी मंदिर को नष्ट कर दिया, उसको जो है क्षति पहुंचाने की कोशिश की। तो ये सब सोच कर उसके अंदर जो है बहुत सारी जो है गहरी जो है उनको चोट लगा था, उनकी भावनाओं को गहरा चोट लगा था, गहरा चोट लगा था। और इसी के कारण ये जो भावना है इसको अंदर दबा कर रख लिए, ये जो ठेस है उसको दबा कर रख लिए इसको। और इसका भड़ास कब निकाले, तो 31 अक्टूबर 1984 को, जब इंदिरा गांधी निकल रही थी अपने आवास से, तो उसी के अंगरक्षक ने क्या किया, उसी के अंगरक्षक ने, 2 अंगरक्षक ने डायरेक्ट उसको ऊपर पहुंचा दिया। चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या कह क्या रहा। तो आंदोलन का नेतृत्व जो है, ये जो पंजाब में जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन का नेतृत्व किसके पास चला गया, तो चरमपंथी के पास चला गया। अकालियों से, नरमपंथी अकालियों से के हाथ से चरमपंथी के पास चला गया और सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया। सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया। उग्रवादियों ने क्या किया, तो स्वर्ण मंदिर को अपना मुख्यालय बना लिया और मंदिर से ही अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करना चाह रहे थे। तो स्वर्ण मंदिर एक हथियारबंद किले में तब्दील हो गया, हथियारबंद किले में तब्दील हो गया। जून 1984 को भारत सरकार ने क्या किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया और सैन्य कार्रवाई से मंदिर को क्षति पहुंची। सैन्य कार्रवाई की गई ये उग्रवादियों के ऊपर। तो मंदिर में छुपे हैं तो मंदिर को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचेगा। तो मंदिर को क्या हुआ, तो मंदिर को क्षति पहुंची। तो क्षति से सिखों की भावना है उसको गहरी चोट लगी, गहरी चोट लगी। और ये जो है भावना है उसको दबा कर रख लिया और उभरा कब, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के अंगरक्षक ने क्या की, तो उनकी हत्या कर दी। 2005 में मनमोहन सिंह ने क्या कहा, तो ये जो आंदोलन चल रहा था, ये जो दंगे चल रहे थे, इसको लेकर 2005 में मनमोहन सिंह ने भरी सभा में सबसे माफी मांगी कि हमें इसके लिए खेद है कि ये जो गहरी जो है भावनाओं, आपकी भावनाओं को गहरा ठेस पहुंचा, इसके लिए हम आपसे क्या, तो माफी मांग, हम इसके लिए शर्मिंदा। अब पंजाब क्या हो चल रहा था, तो इंदिरा गांधी तो चली गई। अब उसके बाद आए कौन, तो उनके बड़े बेटे राजीव गांधी। तो राजीव गांधी आए तो उनके समय में पंजाब जो है उग्रवादी ये जो है आंदोलन से हटकर शांति की ओर बढ़ना शुरू किया, शांति की ओर बढ़ना शुरू किया। नरमपंथी अकाली दल ने नेता के जो नेता है, नरमपंथी अकाली दल के जो नेता है हरचंद सिंह लोंगोवाल, इनके साथ समझौता हुआ राजीव गांधी का। राजीव गांधी का समझौता हुआ, लोंगोवाल समझौता या फिर इसे पंजाब समझौता के नाम से जाना जाता है। यह लोंगोवाल और ये राजीव गांधी रहे। तो लोंगोवाल समझौता के नाम से जाना जाता है। चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया गया। क्या किया गया, तो ये जो चंडीगढ़ है उसको पंजाब को दे दिया गया, चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया गया। पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए एक अलग आयोग का गठन करने की बात की गई। कहा गया कि एक अलग आयोग का गठन किया जाएगा। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच रावी और ब्यास के जो पानी है के बंटवारे हैं उसको लेकर ट्रिब्यूनल बैठाया गया। ट्रिब्यूनल बैठाया गया कि तीनों क्षेत्रों को बराबर हिस्सों में पानी मिलना चाहिए। सरकार उग्रवादियों से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और बेहतर सुलूक करने पर राजी हो गया। सरकार से मांग की गई कि आपने जो उग्रवादियों से लोग जो प्रभावित है उनको आप बेहतर सुलूक करेंगे उनके साथ और उनको कुछ मुआवजे भी देंगे। तो इसको लेकर सरकार सहमत हो गया, सरकार इसको लेकर सहमत हो गया। 1992 में चुनाव हुआ, मात्र 24% मतदाता जो है वोट किए, बाकी वोट नहीं किए। चलिए, तो ये तो रहा पंजाब के बारे में।
अब थोड़ा पूर्वोत्तर के बारे में देखते हैं कि पूर्वोत्तर को क्या, किस कारण पूर्वोत्तर जो ये कह रहा था कि हम भी अलग हों, पूर्वोत्तर चाह क्या रहा था, इसकी आकांक्षाएं क्या थी। इसकी क्या आकांक्षाएं थी। तो पूर्वोत्तर की अगर हम बात करें, पूर्वोत्तर की अगर हम बात करें तो भारत से 22 किलोमीटर संकरी पट्टी से जुड़ा हुआ, ये जो है एरिया देख रहे हैं आप, जो एरिया है ये 22 किलोमीटर की संकरी पट्टी, कितना, 22 संकरी पट्टी से जुड़ा हुआ है। भारत के लिए ये दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार है। भारत के लिए क्या है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया जो है, दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार है। क्या है, तो प्रवेश द्वार। ये सारे जो शब्द है, ये शब्द आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं, आपकी जो लिखावट है उसको, आपके जो आंसर है उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं कि वो आकर्षित हो सके एग्जामिनर आपके। चलिए, और इसको लेकर ये पूर्वोत्तर में कितने राज्य, कितने, सिक्किम को छोड़कर, सिक्किम जो है उस समय नहीं था हमारा, सिक्किम, ये सिक्किम को भारत में शामिल करने में योगदान रहा इंदिरा गांधी जी का, इंदिरा गांधी जी का योगदान रहा। हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर की, सिक्किम को छोड़कर, सिक्किम के बाद जो है सेवन सिस्टर जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो सेवन सिस्टर, 7 बहनें, 7 बहनें। तो अलगाववाद की भावना के कारण क्या रहे, क्या कारण रहा कि ये जो है चाह रहे थे कि हम अलग हो जाए भारत से। तो क्या कारण क्या रहा, तो पहले तो आर्थिक पिछड़ापन, ये बाकियों की तुलना में उतने आगे नहीं हुए, आगे नहीं बढ़ पाए थे, तो ये पिछड़े रह गए। क्या, तो ये पिछड़े रह गए, पिछड़े रह गए। भारत के शेष हिस्सों के साथ, ये भारत के जो शेष हिस्से हैं उससे अलग है, बाकी जो भारत के जितने भी हिस्से हैं इधर के, उससे बहुत अलग है, बहुत अलग, इतना जो है सब कुछ अलग, तो उससे अलग है। विकास पर ध्यान नहीं दिया गया, यहाँ की जो विकास है उस पर ध्यान दिया ही नहीं गया, जो हुआ सो इधर ही हुआ, उसे उस पर विकास, वहाँ की जो विकास है उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। शरणार्थियों का संकट, यहाँ पे शरणार्थियों की संकट जो है बहुत बड़ी समस्या रही कि बार बार जो है शरणार्थी यहाँ पे आते रहे जाते। जब आप भूगोल पढ़िएगा, जियोग्राफी, तो वहाँ पे आपको समझ आएगा कि इसके और भी कई कारण हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत का जो टाइमलाइन है, मानक समय यमोत्तर, ये जो है यूपी से गुजरता है, यूपी के जो है मिर्जापुर से, यूपी के मिर्जापुर से गुजरता है। क्या, तो भारत के पास एक ही जो है समय रेखा, भारत के पास एक ही टाइमलाइन है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो ये जो है क्या, ये 2 घंटे आगे है, 2 घंटे आगे। यानी जब हम, ये जब हम क्या, तो हम 9 बजे काम करने जाते हैं, तो अगर देखें तो वो मेनली तौर पे वो जा रहा है 7 बजे काम, 7 बजे काम करने जा रहा है, और हम जा रहे हैं 9 बजे, तो 2 घंटे का जो है गैप है टाइम में। तो इसको लेकर क्या होती है, तो इसको लेकर बहुत सारी जो समस्याएं होती है, अगर आप ज्योग्राफी में देखेंगे तो उतना डिटेल में हमें जाना नहीं है। वहाँ पे देखोगे कि हमारी जो क्या, तो 2 समय होता है, एक जो आपको घड़ी बताती है, और एक जो आपकी शरीर आपको, आप कैसे सोचते हो कि हमें सुबह 5 बजे उठना है, क्या रात में जो है घड़ी देखते रहते हो, नींद टूट जाती है 5 बजे कैसे। हमारी जो बॉडी जो है, ये भी जो है क्या, टाइम का अनुभव करता रहता है कि अभी टाइम कितना हो सकता है। तो आप जब सोचते हैं तो अचानक जो है उसी टाइम के आसपास में आपको जगा देती है, जगा देती है। तो मान लीजिए वो कहेगा कि हम क्या करेंगे, हम 9 बजे जाते हैं काम पे, तो वो जाएगा 9 बजे,
वो जाएगा 9 बजे। तो क्या करेगा, पहले तो 9 बजे जाएगा नहीं क्योंकि 2 घंटा जो है अलग है, तो जाएगा 7 बजे। तो 7 बजे जाएगा तो क्या नींद उसकी पूरी हुई? नहीं। हमारे अपेक्षा में उसकी नींद पूरी नहीं हुई। जब नींद पूरी नहीं हुई और फिर मान लीजिए हम आते हैं कब, तो 8 बजे रात को आते हैं, वो आएगा कब? वो 2 घंटे आगे है, तो वो जाएगा कब? तो काम करने जाएगा वो आपका 2 घंटा आगे है, तो 7 बजे, ये 11 बजे, लेकिन 2 घंटा पहले चला जाएगा। तो ऐसे में जब हम आएंगे 8 बजे तो वो आएगा 10 बजे, तो जितना हम थके रहेंगे उससे ज़्यादा वो थका रहेगा। तो ऐसे में उस सबका विकास नहीं हो पाया, विकास नहीं हो पाया। तो ये सब जो है कई कारण जो है, तो मांग कर रहा था कि टाइमलाइन का, लेकिन टाइमलाइन देने के पीछे और ना देने के पीछे भी कारण नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर टाइमलाइन दिया जाता तो सब कुछ अलग हो जाता। जब सब कुछ अलग हो जाता तो पहले से मांग कर रहा है कि हम अलग होंगे तो पूरी तरह से अलग हो जाए। तो टाइमलाइन भी नहीं दिया गया, कहा गया कि आप ऐसे मैनेज कर लो कि हम जा रहे हैं तो ऐसे ही आप टाइम अनुसार मैनेज कर लो कि जितना घंटे हम काम करेंगे उतने ही घंटे आप भी काम करो। तो आप ऐसे अपने अनुसार टाइम को मैनेज करो। राजनीति पर 3 मुद्दे जो है हावी थे। राजनीति पे 3 मुद्दे हावी थे। पूर्वोत्तर की जो राजनीति है वहां पे 3 मुद्दे जो है हावी थे। पहला कि स्वायत्तता की मांग, ये चाह रहे थे कि हम सबसे अलग, हम स्वतंत्र। दूसरा कि अलगाववादी आंदोलन, अलगाववादी आंदोलन वहां पे चल रहा है। तीसरा कि बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, बाहरी जो लोग हैं, प्रवासी जो है वहां पे, उसके खिलाफ आंदोलन। आंदोलन तो पहले हम स्वायत्तता की मांग को देख लेते हैं। तो चाह क्या रहे थे पूर्वोत्तर में राज्य? स्वायत्तता की मांग। तो उन्होंने देखा कि आज़ादी की बाद से मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर जितने भी एरिया है, मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर जितने भी एरिया है, सबको असम कहा जा रहा है। सबको क्या कहा जाता था? असम कहा जाता था। तो असम सरकार ने क्या किया, जबरन जो है वहां पे असमी भाषा को थोपना शुरू कर दिया। असमी भाषा को थोपना शुरू कर दिया। तो ऐसे में उन्होंने समझा कि हमारे साथ जो है गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम असमी भाषा हमें नहीं पसंद है, हम जानते ही नहीं उसे। तो वो अगर कोई हम पे जबरन जो है थोप दे असमी भाषा, तो हमारे साथ गलत हो रहा है। तो इसके लेकर इन्होंने असंतोष जो है दिखाना जो शुरू किया। तो लोगों ने क्या किया, तो इन लोगों ने ईस्ट इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया। क्या किया? तो ईस्ट इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया। और इसके अनुसार बाद में यही पार्टी 1960 में ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में बदल गया। इसमें बदल गया तो ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में बदल गया। इसकी मांग क्या थी? ये चाह रहे थे कि असम से अलग एक जनजातीय राज्य हो। हम असम से अलग होकर एक अलग जनजातीय राज्य बनाए, जहाँ पे हमारी संस्कृति, हमारी भाषा को महत्व दिया जाए। 1972 तक ये पूर्वोत्तर का जो मामला है ये क्लियर हो गया था, गठन हो गया था। लेकिन ये जो मांग थी स्वायत्तता की मांग, ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। अभी भी जो है मांग की जा रही है स्वायत्तता की, कि हम अलग हो। अलगाववादी आंदोलन की अगर हम बात करें तो अलगाववादी आंदोलन प्रभावी तौर पे मिजोरम और नागालैंड में देखने को मिला। मिजोरम जो है पर्वतीय क्षेत्र है। मिजोरम लोगों ने क्या किया, तो लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजोरम नेशनल फ्रंट बनाया। मिजो नेशनल फ्रंट बनाया। मिजो नेशनल फ्रंट बनाया किसके नेतृत्व में? तो लाल डेंगा के नेतृत्व में। तो 1966 में जो है सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया इसने, और सशस्त्र विद्रोह के दौरान भारतीय सेना द्वारा काबू किया गया। जब भारतीय सेना के द्वारा काबू किया गया तो ऐसे में अलगाववाद की जो भावना है ये और ज़्यादा बढ़ गई, और ज़्यादा बढ़ गई अलगाववाद की भावना। और 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच समझौता हुआ, और इसको लेकर मिजोरम में क्या हुआ, तो पूर्ण राज्य का दर्जा, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पहले क्या चल रहा था, क्यों चाह रहे थे कि हम अलग हो जाए, हम अलग हो जाए, इसको लेकर विद्रोह कर दिया, सशस्त्र विद्रोह। तो विद्रोह को दबाना शुरू किया गया सेना द्वारा, भारतीय सेना द्वारा।
तो ऐसे में अलगाववाद की भावना और ज़्यादा बढ़ गई, और ज़्यादा बढ़ गई। तो इन्होंने क्या किया, लाल डेगा समझदारी का काम किया कि ये राजीव गांधी के साथ जो है समझौता किया। तो समझौते में ये जो है, समझौते का ये जो परिणाम निकला कि मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। मिजोरम को माना जाएगा कि पूरी तरह से एक, जैसे भारत के और अलग राज्य है जितने भी, वैसे ही ये अलग राज्य है। ये नहीं कि ये असम में ही है, तो ये अलग राज्य है। और लाल डेंगा को वहाँ के मुख्यमंत्री बना दिया गया। फिर बात आती है नागालैंड की। तो नागालैंड में भी वही चल रहा था कि 1951 में नागालैंड ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बिना पूछले कह रहा है कि हम स्वतंत्र। पूछियो न रहा है कि असम जो है, असम कह रहा है कि हमारे अंदर है, और ये कह रहा है कि हम स्वतंत्र। तो नेतृत्व इसका कौन कर रहे थे, तो अंगमी जापू फिजो। नाम क्या है, अंगमी जापू फिजो, पूरा नाम नहीं, सिर्फ बोलो फिजो। तो फिजो ने क्या किया, तो फिजो ने बातचीत के कई प्रस्ताव इनके पास भेजा गया राजीव गांधी के द्वारा कि आप बातचीत से इस मामले को सलट लीजिए, लेकिन ये अपने धुन में बिजी है, अपने धुन में लगे हुए। तो समाधान जो है इसका अब भी बाकी है। हालांकि इसके जो लेकर बातचीत हुई, लेकिन समाधान इसका अभी नहीं हो पाया। चलिए अब देखते हैं बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन किस प्रकार चल रहा था। तो 1979 से 85 तक असम आंदोलन ये चल रहा था। ये आपको उदाहरण के तौर पे मिल सकता है। 1979 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, आसू का गठन किया गया 1979 में। तो इसके मांग क्या थी, ये तो पहले एक छात्र संगठन थे, किसके द्वारा, तो छात्रों ने अपना एक संगठन बनाया था, स्टूडेंट। तो ये इसका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक गठन से नहीं था, ये राजनीतिक पार्टी से इसका दूरों तक लेना देना नहीं था। तो आंदोलन इसका शुरू हुआ। आंदोलन में चाह क्या रहे थे, तो इसकी मांग थी कि 1951 के बाद जो है जितने भी असम में जितने भी लोग आए हैं बाहर से, वो जहाँ से आए वहाँ चले जाए, वो असम में नहीं रहे। कि प्रवासी जो है, जो भी 1951 के बाद आए हैं, वो चले जाए यहाँ से, वो यहाँ से चले जाए। आंदोलन क्या चल रहा था, तो अप्रवासी लोगों के दबदबे और मतदान सूची में नाम दर्ज करने के खिलाफ जो है आंदोलन शुरू किया गया था। मांग वही था कि 1981 के बाद, 1951 के बाद जो है असम आकर बसे लोगों को वापस भेजा जाए। आसू के साथ जो है राजीव गांधी और आसू का समझौता हुआ। तो समझौते का परिणाम निकला कि अप्रवासियों को पहचान कर उसे वापस भेज दिया गया, लेकिन पूरी तरह से मामला सलटा नहीं गया। सिक्किम का विलय कैसे हुआ, तो सिक्किम को भारत में शामिल करने में योगदान किनका रहा, तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का योगदान रहा सिक्किम को भारत में शामिल करने। तो सिक्किम के जो मामला है, तो सिक्किम ना तो भारत का हिस्सा था और ना ही एक किसी और का हिस्सा था, ये स्वतंत्र था। कह सकते हैं कि ये बफर स्टेट था, यानी दो क्षेत्रों के बीच जो स्टेट होता है, जो क्षेत्र होता है, उसे बफर स्टेट कहते हैं। तो ऐसे जैसे तिब्बत था वैसे ही सिक्किम था। तो सिक्किम आज़ादी के समय सिक्किम को भारत का जो है शरणगति जो है प्राप्त किया गया था। इसे दिया गया था कि भारत क्या करेगा, तो सिक्किम की जो रक्षा है और जो विदेशी मामले की देखरेख है ये भारत करेगा, और इसके जो आंतरिक प्रशासन है वो यहाँ के राजा जो चोग्याल है वो करेंगे। यानी आंतरिक देखभाल करेंगे राजा यहाँ के, और बाह्य जो है देखभाल इसके करेंगे, इसके जो विदेशी मामले की जो देखभाल करेंगे वो करेंगे भारत। ये कह दिया गया था आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय कह दिया गया था। 1974 में विधानसभा का चुनाव यहाँ पे हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ। सिक्किम में जो कांग्रेस है उसने क्या किया, तो विजय प्राप्त किया। लेकिन ये जो राजा जो है चोग्याल, ये चाह रहे थे कि यहाँ पे हम ही रहे राजा,
राजा बनकर रहे। लेकिन कांग्रेस चाह रही थी कि यहाँ पे भी क्या ये भारत में शामिल हो जाए और यहाँ पे भी लोकतंत्र स्थापित हो। तो अप्रैल 1975 में प्रस्ताव पारित किया गया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना ना। ये चाह रहे थे, राजा वहां के चाह रहे थे कि भारत का हिस्सा ना बने, फिर भी 1975 में 22वां राज्य बना भारत का। ये रहे कुछ नेताजी के बारे में दिया गया है, आप इनको देख लीजिएगा। याद नहीं करना है इन सब के बारे में, थोड़ा पढ़ लेना है ताकि जब लिखो तो माइंड में आ जाए तो आप लिखो। कौन है? तो राजीव गांधी, हरचंद सिंह लोंगोवाल है, फिर आपका काजी लैंदुप है, मास्टर तारा सिंह। तो इन सब के बारे में थोड़ा देख लीजिए। तो हमने क्या क्या चर्चा किया? चर्चा क्या क्या किए? तो चर्चा यही किए कि किस प्रकार से क्षेत्रीय आकांक्षाएं को हमने हैंडल किया, कि कश्मीर की समस्या क्या रही, आंतरिक और बाह्य झगड़े क्या रहे, फिर 1948 में जो राजनीति थी, 1948 की राजनीति वो कैसी रही, 2002 और उसके आगे की राजनीति कैसी रही, फिर द्रविड़ आंदोलन की चर्चा किए, फिर पंजाब में जो है राजनीतिक संदर्भ उसकी हम चर्चा किए, उसके बाद पंजाब का जो हिंसा चक्र था कि कैसे स्वर्ण मंदिर जो गोल्डन टेम्पल है उसकी जो क्या कहानी रही, फिर पंजाब शांति की ओर कैसे बढ़ा इसके बारे में हम चर्चा किए, और लास्ट हमने चर्चा किया पूर्वोत्तर के बारे में। जो हमारे 7 सिस्टर हैं पूर्वोत्तर, उसके बारे में हमने लास्ट चर्चा की। तो उम्मीद है कि बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करो ताकि वो भी अपना रिवीजन कर सके। और कमेंट में अपना जो मत जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा या फिर जैसा लगा, जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आज के लिए बस।